अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई एम ऋचा शर्मा, आप देख रहे हैं परचम। आज हमें डिस्कस करने हैं डेली करंट अफेयर्स और आज हमें 20th से 22 जुलाई के डिस्कशन को कवर करना है बिकॉज सैटरडे को आपका सेशन नहीं हुआ था, संडे को मैंने वीकली लिया था। सो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, वीकली प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, जाकर के वो आप सेशन देख लेंगे। और आज हम 20th से 22 जुलाई के सेशन को कवर करेंगे। नए मंथ की हो चुकी है शुरुआत। अब आप बोलोगे मैम जुलाई ही तो चल रहा है। नहीं, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो श्रावण आ चुका है, यानी सावन महीना हो चुका है चालू और उसमें कृष्ण पक्ष से हुई है शुरुआत। अधिकतर जो कैलेंडर्स होते हैं पूर्णमांत होते हैं, यानी पूर्णिमा पे खत्म होते हैं। पूर्णिमा थी, अभी हमने देखा था गुरु पूनम थी कल, अब प्रथमा आ चुकी है श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की। ठीक है, तो सावन महीने की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग हैं जो सावन के सोमवार का व्रत भी रखते हैं, पूजा उपासना होती है। मॉनसून फुल फ्लेजेड होगा इस समय, इस महीने में। सो बहुत अच्छी ग्रोथ एनर्जीज के साथ ये महीना आता है, अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा अपने जीवन में भी ग्रोथ लाने के लिए। छोटे छोटे नियम बना लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने की। अगर अभी तक नहीं बना पाए हैं, अभी का जो पूरा एनर्जी चल रहा होगा काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। शुरू कर ले आज के सेशन को? नहीं, अभी नहीं, उससे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है और वो ये कि parchamclasses.in ये जो आपकी वेबसाइट थी, अभी तक आप जैसी देखते थे, अब आपको बिल्कुल डिफरेंट रूप देखने को मिलेगा। काफ़ी यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बना दी गई है। अब आप इस पर कुछ भी परचेज करेंगे तो आप जाकर के अपने कार्ट के अंदर ऐड करके परचेज जब आप करोगे तो आपका एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा जब आप रजिस्टर कर लोगे। उस प्रोफाइल में जैसे हम अमेजॉन वगैरह में देखते हैं ना कि हमारा प्रोफाइल में हिस्ट्री दिख जाती है, ऑर्डर हिस्ट्री, तो आप जो भी कुछ वेबसाइट से परचेज करोगे 10 रुपीज़ से लेके वॉटेवर अमाउंट की चीज़, वो आपकी प्रोफाइल के अंदर आपको दिखेगी परचेज में और लाइफ टाइम एक्सेस आप ही के पास रहेगा। तो कहाँ गई PDF नहीं मिल रही, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। सो parchamclasses.in चेकआउट कर लीजिएगा और इस पर काफ़ी सारे फीचर्स यहीं मिल जाएंगे। लेटेस्ट जो अपडेट्स आई हैं वो आप क्लिक करके यहीं से परचेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 6 मंथली मैगजीन हो गई, सवाल ई बुक जो लेटेस्ट आई है, रफ्तार जो लेटेस्ट आई है, मंथली मैगजीन आई है। उसके अलावा जो भी सब्सक्रिप्शंस चल रहे हैं वो आपको यहीं से 1 क्लिक पे आप उनको एक्सेस कर पाओगे। सो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है, डू गो एंड चेक इट आउट। अभी थोड़े बहुत माइनर मॉडिफिकेशन आपके दिखते रहेंगे थोड़े दिनों तक आपको, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे जैसे हम उस पर वर्क करेंगे हमें जो और इंप्रूवमेंट लगेंगे वो हम करेंगे, बट इट इज़ फुल्ली फंक्शनल। यू कैन गो रजिस्टर योरसेल्फ। जब भी आप बाय करोगे उससे पहले रजिस्टर करना ज़रूरी है, तभी आपकी प्रोफाइल बन पाएगी और तभी आप सारे ऑर्डर्स अपने एक्सेस कर पाओगे। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू नो वेयर टू कॉन्टैक्ट, ये आपके हेल्पलाइन नंबर्स हैं, कॉल या व्हाट्सएप करेंगे या फिर parchamclasses06@gmail.com पे लिखेंगे। ठीक है जी, चलिए अब हम कर लेते हैं शुरुआत 20th जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज देखने से। पहले इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे 20, 21, 22 में जो भी रहे हैं, फिर बाकी न्यूज़ की तरफ रुख करेंगे। कुछ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आज के सेशन में। सो 20th जुलाई को सबसे पहले हम देख रहे हैं इंटरनेशनल चेस डे, अंतर्राष्ट्रीय चेस दिवस। सो इंटरनेशनल चेस डे कब आता है? 20 जुलाई को आता है। 20 से हम हमेशा बीज लेते हैं, बीज यानी मधुमक्खियां, है ना। तो 20 चेस खेल रही हैं आप, बीज को उठा उठा के चेस खेल रहे हो, तो 20th याद रह जाएगा, जुलाई याद रखना सिंपल है। 1966 से इस दिन को ऑब्जर्व किया जा रहा है FIDE के द्वारा, यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा। और क्यों? क्योंकि 1924 में पेरिस में ही FIDE की एग्जिस्टेंस आई थी, यानी इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और इस साल सेंटेनरी एनिवर्सरी है, 100 साल पूरे हो रहे हैं FIDE को। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मून डे। कल हमने जब वीकली डिस्कशन किया था तो उसमें एक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ से डाला था और मैंने आपको कल भी बता दिया था इसके बारे में। जिन बच्चों ने वीकली नहीं देखा उनके लिए आज ये है, 20th जुलाई को मून डे भी आता है। तो 20 जुलाई को हमने चेस डे देखा, 20 जुलाई को हमने मून डे देखा। हाँ, बी को भेज दीजिए मून पे, बिल्कुल। सो मून डे क्यों मनाया जाता है? बिकॉज सबसे पहली ह्यूमन लैंडिंग, यानी पहली बार जो कोई इंसान चंद्रमा पे उतरे थे, उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। अपोलो 11 मिशन हुआ था 1969 में। और ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने पहली बार चांद पे कदम रखा था। और उसी इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है 20th जुलाई मून डे मना करके। और इस बार की थीम क्या है? इल्यूमिनेटिंग द शैडोज। जो परछाई हैं उनको इल्यूमिनेट करना, यानी उनको जगमगाना, उन तक भी रोशनी ले जाएं, इल्यूमिनेटिंग द शैडोज। फिर कल हमने देखा गुरु पूर्णिमा थी, गुरु पूनम या गुरु पूर्णिमा थी, यानी आषाढ़ महीने की जो पूनम होती है उसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन से फुल मून? आषाढ़ महीने में। तो कभी पूछ लिया जाए गुरु पूर्णिमा कब आती है, तो आपको हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पता होना चाहिए आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। यही पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। मुझे बताइएगा बुद्ध पूर्णिमा कब पड़ती है? तिथि बुद्ध पूर्णिमा कौन से महीने में आती है?
इंग्लिश कैलेंडर का महीना मत बता दीजिएगा, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पूछ रही हूँ। सो जैसे हमने देखा गुरु पूनम आती है, आषाढ़ की पूनम होती है ये, इसी तरह से बुद्ध पूनम कब आती है, राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। सो नेशन ने गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट की, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, और जो भी आपके गुरु होते हैं, जो आपके स्पिरिचुअल गुरु हों या फिर नॉलेज के एंगल से गुरु हों, उनको डेडिकेटेड ये डे माना जाता है। और इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा के, गुरु पूर्णिमा के दिन ही जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था सारनाथ से। ओके, सो गुरु पूर्णिमा के दिन पहला सरमन भी आता है गौतम बुद्धा जी के द्वारा सारनाथ से, और इसीलिए बहुत सारे बुद्धिस्ट भी इस त्योहार को धूमधाम से, मतलब पूजा अर्चना से मनाते हैं, और हिंदू कल्चर के अंदर तो मनाया ही जाता है। ठीक है जी, चलिए अब हम आते हैं 22 जुलाई। सो 21 जुलाई पर डेट स्पेसिफिक कोई दिन नहीं मनाया गया, तिथि स्पेसिफिक मनाया गया था गुरु पूर्णिमा। 22 जुलाई को 2 इंपॉर्टेंट डे आते हैं। सबसे पहला पाई अप्रॉक्सीमेशन डे। ध्यान दीजिएगा, ये पाई डे नहीं है। पाई डे कब आता है? 3.14 से ध्यान कीजिए, 14 मार्च को आता है पाई डे। ये है पाई अप्रॉक्सीमेशन डे। पाई का अप्रॉक्सीमेशन हम 22/7 लिखते हैं ना, तो यानी 22 जुलाई को मनाया जाता है पाई अप्रॉक्सीमेशन डे, एंड 14 मार्च को मनाया जाता है पाई डे। डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू। सो इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू पहुंचती है 3.14 तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं, तो इसलिए पाई अप्रॉक्सीमेशन डे 22 जुलाई। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, नेशनल फ्लैग डे। 22 जुलाई को हमारा नेशनल फ्लैग डे भी मनाया जाता है। जिस रूप में हम तिरंगे को आज देखते हैं वो कब अडॉप्ट किया गया था? बाय दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो ये अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई इन द ईयर 1947। सो 22 जुलाई 1945 को हमने अडॉप्ट किया था हमारा नेशनल फ्लैग, और इसीलिए हम नेशनल फ्लैग डे मनाते हैं। अब देखो, स्टैटिक का काफ़ी सारा पोर्शन हमें यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, सो 22 जुलाई 1947 नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है, बिकॉज अडॉप्ट किया गया था बाय दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब आ जाओ, सबसे पहला जो फ्लैग था, नेशनल फ्लैग बोल दीजिए, सबसे पहला इंडियन नेशनल फ्लैग किस व्यक्ति को श्रेय जाता है इसको डिजाइन करने का? पिंगाली वेंकैया जी को। पिंगाली वेंकैया जी जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। 1906 में, 1906 में इन्होंने सबसे पहला फ्लैग डिजाइन किया था। आज जैसा नहीं था। उसके अंदर 3 कौन से कलर्स थे पता है? उसके अंदर थे रेड, येलो एंड ग्रीन। हाँ, रेड येलो ग्रीन कलर का वो फ्लैग था, और एक वाइट क्रिसेंट और एक स्टार उसके ऊपर बना हुआ था। फिर कहानी आगे बढ़ती है 1917 में। 1917 में सबसे ऊपर सैफरन को, केसरिया को रख करके, बीच में वाइट और नीचे ग्रीन रख के, और क्रिसेंट और स्टार अभी भी रखा गया। सो 1906 में पहला पिंगाली वेंकैया जी ने दिया। उसके बाद उसमें कलर में चेंज लाया गया, केसरिया सफ़ेद और हरा रखा गया, लेकिन क्रिसेंट और मून था। अशोक चक्र कब ऐड हुआ भाई? अशोक चक्र अभी नहीं आएगा, उससे पहले अभी गांधी जी का चरखा आएगा। सो 1921 में महात्मा गांधी जी ने प्रपोज किया कि हम ये क्रिसेंट और स्टार हटा करके हमें एक स्पिनिंग व्हील यानी चरखा इंक्लूड करना चाहिए, जो कि प्रोग्रेस दिखाएगा। जैसे चरखा चलता रहता है, हमारा देश प्रोग्रेस करेगा। ओके, और कलर हमने वही रखे। फिर फाइनली ये अडॉप्ट किया गया। इसके बाद में अशोक चक्र, अशोक चक्र जिसमें कितने स्पोक्स होते हैं, ये कितनी ताड़ियां हम बोलते हैं या कितनी लाइंस होती हैं? सो 24 स्पोक व्हील, जो कहाँ से लिया गया? बुद्धिज्म के अंदर एक कॉन्सेप्ट है व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र जिसे हम बोलते हैं। तो ये 24 स्पोक्स वाला धर्म चक्र, जिसे हम अशोक चक्र भी अब कहते हैं, पर वो इंस्पायर्ड कहाँ से, लिया कहाँ से गया है? धर्म चक्र के फिलॉसफी से उठाया गया है। वो 1921 में ऐड किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का रोल आता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 में इसे अपना ऑफिशिएटिंग फ्लैग बनाती है, फॉर्मली अडॉप्ट करती है कि आईएनसी खुद को कैसे दर्शाएगी, इस फ्लैग से दर्शाएगी। फिर फाइनली इसको नेशनल फ्लैग की तरह अडॉप्ट किया जाता है 22 जुलाई 1947 के अंदर, आज़ादी से थोड़े टाइम पहले। भैया अब आज़ाद हो रहे, अपना झंडा तो चाहिए, तो फिर ये झंडा बनता है। तो ये थी पूरी कहानी हमारे झंडे की। अब ये बिल्कुल बच्चों वाली स्लाइड है, लेकिन काम की है। अगेन, कई बार बच्चों वाली चीज़ें हमें नहीं पता होती। जो केसरिया रंग है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? करेज, सैक्रिफाइस और स्ट्रेंथ। वाइट शांति, ट्रुथ, प्योरिटी। हरा रंग जो है वो फर्टिलिटी, ग्रोथ, और हमारा जो लैंड है वो कितना पवित्र पावन है ये शो करता है। और जो अशोक चक्र है जिसमें 24 स्पोक्स हैं, वो रिप्रेजेंट करता है एटर्नल व्हील ऑफ धर्म चक्र, लॉ ऑफ धर्म, धर्म पे चलना चाहिए सब। और 24 आवर ऑफ द डे को भी दिखाता है कि 24 घंटे निरंतर प्रगतिशील है हमारा भारत। ठीक है जी। अच्छा, नहीं, एक और डे है वेरी इंटरेस्टिंग, मैंगो, आम। आम नहीं भूल सकते हैं हम, है ना। सो नेशनल मैंगो डे। मैंगो डे कब आता है? ये भी 22 जुलाई को आता है।
ओके चलिए, सो 22 जुलाई को हमने नेशनल फ्लैग डे देख लिया, पाई अप्रोक्सीमेशन डे देख लिया और फिर मैंगो डे देख लिया। अब ये सारे डेज दिवस ये सब कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे। अच्छे से इस न्यूज़ पे पकड़ कर लीजिएगा, अब ये डेवलपमेंट चलता रहेगा इस न्यूज़ के अंदर। पहली बार भारत होस्ट कर रहा है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का सेशन, और कहाँ हो रहा है ये? भारत मंडपम में हो रहा है, इसका इनॉग्रेशन हो गया है, राइट। सो ये 21 जुलाई को इनॉग्रेट कर दिया गया है। 46th सेशन है। कौन से नंबर का सेशन है? 46 सेशन है। किसका? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या करती है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग होती है हर साल, और इस मीटिंग में क्या किया जाता है? लोग आते हैं अलग अलग देशों के जो भी इसके पार्टी हैं, और वो मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं कि जितनी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, नई कौन सी साइट्स को इस लिस्ट में ऐड करना है, एटसेट्रा। गॉट इट? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया ये 46 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। सारे मैटर्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट के इसके अंदर डिस्कस होंगे, और हर साल ये मीटिंग होती है। इंडिया पहली बार इसको होस्ट कर रहा है, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब से कब तक? डेट भी ध्यान रखेंगे, 21 से 31 जुलाई, लास्ट 10 डेज, 11 डेज रादर। सो इंडिया को इलेक्ट कब किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के मेंबर के तौर पे? सो 21 मेंबर्स की कमिटी है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। इसमें इंडिया को 2021 में इलेक्ट किया गया था, और कितने सालों के लिए? फॉर द पीरियड ऑफ 21 to 25, और ये हमारा फोर्थ टर्म है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी पे। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के अंदर इलेक्शन होते रहते हैं, मतलब आपको मेंबर बना दिया जाता है, और 5 years टेन्योर के लिए आप मेंबर बनते हो, और ये हमारा 4th टर्म है एज द मेंबर। अब ड्यूरिंग दिस इनॉग्रेशन एंड ऑल, जो भी पूरे पहले दिन का काम चला, उसके अंदर अनाउंसमेंट आया कि इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा $1 million यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को। क्यों? ताकि जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग है और जो भी टेक्निकल असिस्टेंस ग्लोबल साउथ में जानी है उसमें हेल्प हो सके। ग्लोबल साउथ क्या है भाई? साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया वाला जो हिस्सा होता है, हम उसको, और अफ्रीकन रीजन मान लीजिए, उनको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, राइट। सो इक्वेटर के नीचे वाले हिस्सों को यूजुअली ग्लोबल साउथ में काउंट किया जाता है, और डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा इसके अंदर आती हैं। तो ग्लोबल साउथ में और डेवलपमेंट हो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के एंगल से, उसके लिए इंडिया $1 million कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब देखिए, अगर इस साल इंडिया के नॉमिनेशन की बात करें कि इंडिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सी साइट नॉमिनेट की है हमने, तो असम के मैदाम्स जो हैं, राइट। सो ये अहोम किंगडम के बरियल ग्राउंड्स हैं मैदाम्स, इनको हमने नॉमिनेट किया है, और अगर इसका सिलेक्शन हो जाता है तो इंडिया से 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये बनेगी। अभी तक इंडिया से 34 कल्चरल, सिविल, नेचुरल और 1 मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। ये मिक्स कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, कॉन्सनजोंगा, राइट। और अगर ये सिलेक्शन हो जाता है तो एक और नहीं, नेचुरल नहीं, एक और कल्चरल साइट ऐड हो जाएगी, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से पहली कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी। अभी तक मिक्स्ड आ रखी है, नेचुरल आ रखी है, पर कल्चरल हेरिटेज साइट नॉर्थ ईस्ट इंडिया से पहली होगी। तो अब क्या नतीजा निकलता है अभी हम देखेंगे। कौन है डायरेक्टर जनरल यूनेस्को की? ऑड्रे अजूले हैं। अच्छा, साथ ही साथ रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स एग्जीबिशन भी डिस्प्ले में लगाई गई, ये जहाँ पे पूरी मीटिंग चल रही है। सो रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स एग्जीबिशन क्या है? जहाँ जहाँ जिन जिन देशों ने हमारे ट्रेजर्स ले लिए थे, हम वापस लेकर के आए हैं। तो करीब 350 आइटम सोफार हमने रिटर्न लिए हैं, और उनका एग्जिबिट भी लगाया गया है। साथ ही साथ एडवांस AR और VR टेक्नोलॉजी से कुछ 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जिनका हम अच्छा सा एक्सपीरियंस करवा रहे हैं हमारे सारे गेस्ट्स को, है ना, वर्चुअल रियलिटी एटसेट्रा से। जैसे रानी की वाव पाटन गुजरात के अंदर है, कैलाश टेम्पल एलोरा केव्स के अंदर है और महाराष्ट्र में, और होयसाल टेम्पल हालीबिट कर्नाटका में। तो इन 3 साइट्स का आप बिल्कुल वर्चुअल एक्सपीरियंस ले सकते हो, वो सेटअप भी यहाँ पे किया गया है भारत मंडपम में। अब देख लिए, अगली खबर जो आ रही है वो डिजिटल मॉइस्चर मीटर से रिलेटेड आ रही है। डिजिटल मॉइस्चर मीटर क्या होता है? तो इस तरह का एक डिवाइस है, और ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि गवर्नमेंट ने डिस्कशन किए हैं ऑन ड्राफ्ट रूल्स फॉर मॉइस्चर मीटर इन सीरियल ग्रेन्स एंड ऑयल सीड्स। ये क्या हमें मॉइस्चर मीटर लाना चाहिए? सीरियल ग्रेन्स जो होते हैं, अनाज जो होते हैं, उनमें कितना मॉइस्चर है नहीं है ये पता लगाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने इसके ड्राफ्ट रूल्स के ऊपर डिस्कशन किया है। गवर्नमेंट हेल्ड डिस्कशन ऑन ड्राफ्ट रूल, किसका? मॉइस्चर मीटर की कितनी यूटिलिटी है, क्या है इन सीरियल ग्रेन्स एंड ऑयल सीड, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में डिस्कशन आया है। अब मॉइस्चर मीटर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मॉइस्चर मीटर नाम से ही समझ में आ रहा है, मॉइस्चर को मेजर करेगा, पर कहाँ का मॉइस्चर? क्लाइमेट का मॉइस्चर नहीं, ह्यूमिडिटी को मेजर नहीं कर रहा है ये मेजर करेगा मॉइस्चर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, जो भी कंटेंट है किसी सब्सटेंस में, उनमें कितना मॉइस्चर है। जैसे कि सीरियल ग्रेन्स हो गए, चावल गेहूं होते हैं, जब सुखाए जाते हैं तो उनमें कितना मॉइस्चर बचा है नहीं बचा है। ऑयल सीड्स जो होती हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, तो मॉइस्चर का पता लगाने से क्या होगा, बहुत सारी फसल
खराब होने से बच जाती है, वरना मॉइस्चर कंटेंट रह जाए तो फसल खराब होती है स्टोरेज के दौरान। सो एक्यूरेट रीडिंग दे देगा, जिससे कि क्वालिटी और स्टोरेज सूटेबिलिटी इन कमोडिटीज की जांची जा सकती है, राइट। सो मॉइस्चर लेवल्स पता लग जाएंगे, फार्मर्स और ट्रेडर्स बेटर प्रिजर्वेशन पे ध्यान दे सकेंगे इनका, कि और सुखाना है क्या करना है, स्पॉइलेज से बचेंगे, ऑप्टिमम कंडीशंस में इनको स्टोर किया जा सकेगा। तो इसके लिए मॉइस्चर मीटर के ऊपर डिस्कशन अभी चल रहा है। अगली खबर के लिए चलते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेजेंट किए हैं 94 डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स। कितने डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स? 94 डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स। और किनको दिए गए? जो अभी सर्व कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं आर्म्ड फोर्सेस से या इंडियन कोस्ट गार्ड से। तो टोटल कितने जो अवार्ड्स हैं दिए गए? 94 डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स दिए गए। अब इनमें 31 परम विशिष्ट सेवा मेडल शामिल थे, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 2 बार 2 अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड 57 अति विशिष्ट सेवा मेडल। अब आप पूछोगे मैम इनका नंबर याद रखना है क्या? हाँ जी, नंबर याद रखना है, ठीक है। सो इंडिविजुअल किस किस को मिले वो नहीं जाएंगे हम, पर ये इतने इतने नंबर आपको ध्यान रखने हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल कितने दिए गए? 31 दिए गए, सो एंड सो फोर्थ। ओके, और प्रेसिडेंट जी ने ये अवार्ड कब कॉन्फर किए? डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2024 फेज 2 कंडक्ट हो रहा था राष्ट्रपति भवन में, वहां पे ये अवार्ड सेरेमनी की गई। इंपॉर्टेंट न्यूज ध्यान देंगे। पद्मश्री अवार्डी कमला पुजारी, क्या नाम है इनका? कमला पुजारी जी, और इनका अब निधन हो गया है। पद्मश्री अवार्डी तो बहुत सारे होते हैं और उनका कभी निधन होता है तो हम पढ़ते भी रहते हैं, राइट, क्योंकि यूजुअली बहुत ओल्ड एज में जाकर के पद्मश्री या पद्म भूषण विभूषण मिल पाता है। सो कमला पुजारी जी का निधन हो गया। ये कौन सी क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से, या फिर जो हमारी इंडिजिनस सीड्स होती हैं चावल की पर्टिकुलरली, उनको कंजर्व करने से जुड़ी हुई थी और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खिताब भी जीत चुकी हैं। ध्यान दीजिए, ट्राइबल वुमेन है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं हम, लेकिन फिर भी हमने बहुत फार्मिंग के क्षेत्र में कॉन्ट्रीब्यूशन किया, इसके चलते हमें पद्मश्री भी मिला। कब मिला? 2019 में मिला, कोविंद जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो देखिएगा, डिमाइस ऑफ पद्मश्री अवार्डी कमला पुजारी। कमला पुजारी ट्राइबल वुमेन, कहाँ से बिलोंग करती थी? ओडिशा से बिलोंग करती थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग और ओवर हंड्रेड्स ऑफ इंडिजिनस वेराइटी ऑफ पैडी, जैसे हम धान बोलते हैं, राइस बोलते हैं, तो उसकी इंडिजिनस जो देश में ही पैदा होती हैं वेराइटीज, उनको प्रिजर्व करने का काम करती थी ताकि फ्यूचर में ये वेराइटीज खत्म ना हो जाए। अब हम कमर्शियल फार्मिंग पे आ गए हैं ना, तो बड़े स्केल पे हम ये इंडिजिनस वेराइटी नहीं उगाते हैं, ये जंगली तौर पे उगती हैं, तो इनको प्रिजर्व करने का ये काम करती थी। अच्छा, इन्होंने लीडर के तौर पर भी पार्टिसिपेट किया। एक रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया था MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा, जो कि कहाँ है? कोरतपुर में है। तो कोरतपुर में 1994 में इन्होंने इस पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम को भी लीड किया, जिसमें काला जीरा, काला जीरा किसकी प्रजाति है? राइस की है। ये मैंने सारी वेराइटीज को येलो कलर से हाईलाइट किया है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ सकता है बताइए तिली किसकी इंडिजिनस वेराइटी है? सो ये तिली चावल की, पैडी की है। ये सब चावल की ही हैं। माचा कांटा, नाटिया, फूला और काला जीरा, ये सब राइस वेराइटीज हैं और ये इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, वेराइटीज हैं। और इनके एफर्ट्स का ही ये नतीजा था, जब इन्होंने काला जीरा जैसी हाई यील्डिंग वेराइटी बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, कि यूनाइटेड नेशन FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने कोरतपुर को डिक्लेयर किया 2012 में ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट, राइट। सो कमला पुजारी जी के एफर्ट्स की वजह से ही, इंक्लूडिंग हर एफर्ट्स, ये इंटरनेशनल स्टेटस भी कोरतपुर को मिला। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन फॉर इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड के लिए भी कोरतपुर को सिलेक्ट किया गया, और अर्थ समिट जो हुआ था 2002 में, उसमें कमला पुजारी जी ने ही ये अवार्ड रिसीव किया था, उनको प्रेजेंट किया गया था अवार्ड। ओडिशा सरकार ने भी इनको सम्मानित किया था बेस्ट वुमेन फार्मर्स अवार्ड 2004 से। सो कमला पुजारी जी न सिर्फ स्टेट सरकार से अवार्ड जीती हैं, इंटरनेशनल से जीती हैं, पद्मश्री इनको मिला 2019 में, एंड नाउ शी इज नो मोर। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जी, जो कि पहले हम इससे पहले एक पोजीशन पे थे फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अब उस पोजीशन से वो हट गए और उसमें नया अपॉइंटमेंट आ चुका है, और इनको बना दिया है नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू US। सो नए राजदूत भारत के यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा जी बने हैं, विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। इनकी जगह कौन आए हैं? हु इज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? बहुत बार पढ़ चुके हैं, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। अच्छा, ये पोजीशन बहुत टाइम बाद भरी गई है, इससे पहले वेकेंट चल रही थी। क्यों? क्योंकि तरनजीत सिंह संधू जी, जो लास्ट एम्बेसडर थे इंडिया के US के लिए, वो रिटायर हो गए थे और इस पोजीशन पे कोई नहीं आए थे, तो अब क्वात्रा जी इसको संभालेंगे। ठीक है जी, चलिए कौन है ये?
धुंधले दिख रहे हैं पर फिर भी हमें पता है ये कौन है। मनोज सोनी जी हैं, यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं और इन्होंने अपना रेजिग्नेशन कंफर्म कर दिया है कि हाँ जी अब हम इस पोजीशन पे आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। सो मनोज सोनी जी जो कि यूपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन कंफर्म किया है। कारण बताया है पर्सनल रीजंस, पर्सनल रीजन के चलते इन्होंने कहा है आई वुड नॉट वांट टू कंटिन्यू ऑन दिस पोजीशन एनी मोर। हालांकि एक और कंट्रोवर्सी अभी यूपीएससी को घेरे हुए है और बहुत अच्छी तरह से अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं, और वो है आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर जी की पूरी कंट्रोवर्सी कि इनके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए थे, ओवर अटेम्प्ट्स के साथ में कैसे आईएएस ऑफिसर बनी है, बहुत तरह की कंट्रोवर्सी इनके साथ जुड़ी हुई है, और कैसे यूपीएससी के इतने लेवल की जो चेकिंग होती है, विजिलेंस होती है, उसमें से ये बात कैसे मिस आउट हो गई। तो ये कंट्रोवर्सी तो चल ही रही है पूजा खेड़कर जी की, लेकिन साथ ही साथ मनोज सोनी जी का इस बीच आ जाता है रेजिग्नेशन का अनाउंसमेंट। ठीक है, चलिए। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, इन्होंने इनॉग्रेट किया लैंडस्लाइड फोरकास्ट सिस्टम कोलकाता में, और इस सिस्टम का नाम क्या है, नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर सिस्टम। बेसिकली सेंटर इनॉग्रेट किया गया है और उसके अंदर सिस्टम्स हैं जो कि लैंडस्लाइड की इंफॉर्मेशन देंगे। सो नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर कहाँ इनॉग्रेट किया गया, कोलकाता के अंदर इनॉग्रेट किया। किसने किया, जी किशन रेड्डी जी ने किया, जो कि कोल एंड माइन मिनिस्टर हैं इंडिया के। अब देखिएगा, साथ ही साथ इन्होंने 2 और प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए, एक है भू संकेत वेबसाइट, एक है भूस्खलन मोबाइल ऐप। मेजर काम क्या है कि जो हमारा एक सेकेंड जीएसआई है यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसी के अंडर में ये एनएलएफसी काम करेगा। जैसे ही लैंडस्लाइड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है वो एनएलएफसी को दी जाएगी, एनएलएफसी से स्टेट गवर्नमेंट्स तक जाएगी और वहां से आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। तो भूस्खलन जो होता है, लैंडस्लाइड जो होती है, उससे कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए इस इनिशिएटिव को चालू किया गया है। अभी इसकी शुरुआत वेस्ट बंगाल से की गई है, और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के अलावा तमिलनाडु नीलगिरी वाले एरिया में इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। सो दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग, वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी इन तमिलनाडु, यहाँ पे सबसे पहले सर्विसेज अप्लाई होंगी, और धीरे धीरे बाय 2030 जितने भी लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं भारत में, वहां तक इसकी सर्विसेज एक्सपैंड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो प्राइमरी एम क्या है एनएलएफसी का, इंटीग्रेट, जनरेट एंड डिसेमिनेट करना डेली लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग, कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड हो सकती है, कहाँ ऐसी स्थितियां बन रही हैं, तो जान माल को हानि ना हो, इसके लिए ये सिस्टम काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट न्यूज की तरफ थोड़ा रुक करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में एनुअल हार चौहार नहीं है ये, 14 हार चौधा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। माता ज्वाला जी का जो श्राइन है, मंदिर है, वहां पे साउथ कश्मीर में, तो पुलवामा के अंदर ज्वाला जी का मंदिर है और वहां पे हार चौधा फेस्टिवल मनाया गया। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है हार चौधा फेस्टिवल कौन सी डेटी से एसोसिएटेड है, तो ज्वाला जी से एसोसिएटेड है, या फिर कहाँ से एसोसिएटेड है, तो जम्मू एंड कश्मीर से एसोसिएटेड है। रिलीजियस फर्वर के साथ में एनुअल हार चौधा फेस्टिवल ख्रू पुलवामा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मनाया गया। और ये कब पड़ता है, कब मनाया जाता है, आषाढ़ चतुर्दशी। आषाढ़ चतुर्दशी, चतुर्दशी यानी 14th डे, यानी पूर्णिमा से जस्ट एक दिन पहले। ठीक है, आषाढ़ चतुर्दशी को हार चौधा फेस्टिवल मनाया गया। मुख्य रूप से कश्मीरी पंडित इसमें शामिल हुए और ज्वाला माता जी से रिलेटेड ये फेस्टिवल है। फिर हम चलते हैं मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश ने टॉप किया है पीएम स्वनिधि स्कीम एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। पीएम स्वनिधि, जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं उनको बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी क्या हम बोलते हैं ना कि आप कोई गारंटी रखवाइए पीछे, उन सब के बिना इजी लोन्स दिए जाते हैं 50,000 रुपीज़ तक के, ताकि वो अपना जो ठेला वेला या छोटे छोटे शॉप्स चला रहे हैं उनका काम माइक्रो क्रेडिट के तौर पे चल सके आगे। सो पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, जिसने सबसे ज़्यादा वेंडर्स को इसमें इससे बेनिफिट दिया है, वो कौन सा बना है, मध्य प्रदेश बना है। फर्स्ट प्लेस अंडर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी अंडर प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम किसके अंडर में आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आती है। माइक्रो क्रेडिट दिया जा रहा है, लेकिन ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। ध्यान रखिएगा, यूनियन मिनिस्टर बता दीजिए जी मुझे इसके, बताओ जल्दी से बताओ। ठीक है, और पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। माइक्रो क्रेडिट अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाता है। जून 2020 में कोविड के टाइम इसको लॉन्च किया गया था, और फ्री कोलेट्रल लोन्स दिए जाते हैं 50,000 रुपीज़ तक के। एमपी के बाद सेकंड नंबर पे असम आया है इसमें। अच्छा, अब सिर्फ स्टेट वाइज ही कैटेगराइज करके अवार्ड नहीं अनाउंस किए गए, सिटीज़ और टाउन्स को भी रिवॉर्ड किया गया जिन्होंने लोन्स अच्छे से
हैंडल किए हैं स्टेट के अलावा, तो बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडी ULB, लोन परफॉर्मेंस विथ मेगा एंड मिलियन प्लस सिटीज कैटेगरी में किसने जीता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, फॉलोड बाय बृहत बंगलुरु महानगर पालिके एंड थर्ड अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आया है। देन इसी के साथ साथ नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM जो है उसमें भी अवार्ड अनाउंस किए गए, तो केरला ने टॉप किया है सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग में। ओके, सो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसमें केरला टॉप रहा। देन अगर हम बेस्ट परफॉर्मिंग ULBs की बात करें, किसमें? PM स्वनिधि में, तो किसने टॉप किया है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने किया है। और स्टेट लेवल की बात करें तो मध्य प्रदेश ने किया है। ओके, चलो फिर हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट का आउटरीच। हमने देखा कई जगह फ्लाइट्स कैंसिल हुई, कई जगह काम ठप हुए, क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक सॉफ्टवेयर चैलेंज आ गया और उसकी वजह से काफ़ी सारी जगह स्क्रीन्स क्रैश हो गई और हमको देखने को मिला व्हाट इज कॉल्ड ब्लू स्क्रीन्स ऑफ डेथ माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ क्या है? इस तरह की स्क्रीन है। Okay, your PC ran into a problem and needs to restart. We are just collecting some info and then we'll start for you. इस तरह की जो स्क्रीन दिखती है उसको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहा जाता है। सो माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल टेक आउटरीच क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट किसी साइबर सिक्योरिटी फर्म जिसका नाम क्राउडस्ट्राइक है उन्होंने करना था और उसकी वजह से ये पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। सो क्राउडस्ट्राइक्स का फैल्कन अपडेट, कौन सा अपडेट? फैल्कन अपडेट था जिसकी वजह से ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स में हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करने बंद हो गए, इमरजेंसी सर्विसेज, एयरलाइन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, लोगों के सिस्टम्स सब काम करने बंद हो गए। ओके, एंड करीब 8.5 मिलियन माइक्रोसॉफ्ट यूजर डिवाइसेस जो हैं उनको इससे परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने ये बोला कि दिस इज लेस देन 1% ऑफ विंडोज मशीन, पूरी विंडोज मशीन में लेस देन 1% में ये प्रॉब्लम आई, तो भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई, मतलब विंडोज कितना फैला हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट बनता है? ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ क्या है? ठीक है, तो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ देख लीजिए, ऑल्दो मैंने समझा दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के आईटी सिस्टम्स डिस्टर्ब हुए दुनिया भर में, विंडोज पीसी का फेलियर हुआ, इससे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट टिपिकली इसको क्या बोलता है? बग चेक और ब्लू स्क्रीन एरर। माइक्रोसॉफ्ट इसको ऐसा ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ नहीं बोलता, वो बग चेक बोल रहा है या फिर ब्लू स्क्रीन एरर आई है, लेकिन इसको कॉमनली ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहा जाता है। राइट, सो एक माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस जो कि ब्लू स्क्रीन एरर दिखाता है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हैज एनकाउंटर्ड अ सीरियस प्रॉब्लम। किस में दिक्कत आए? ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर दिक्कत आती है जिसकी वजह से एकदम से उसको फोर्स बंद होना पड़ रहा है, रीस्टार्ट होना पड़ रहा है, तो ये आता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इंटरनेशनल डोमेन में, फिर हम स्पोर्ट्स डोमेन के बाद में रिविजन क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। सो पासिंग अवे ऑफ वियतनामीज लीडर न्युएन फू ट्रोंग जी, जो कि वियतनामीज पॉलिटिकल लीडर थे और कंट्री के मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन कहे जाते थे, उनका हो चुका है निधन। और ही वाज डोमिनेटिंग द वियतनामीज पॉलिटिक्स सिंस 2011 और पीएम ऑफिस से भी इनकी तरफ इनकी डेथ पे शोक संदेश गया है। सो वियतनामीज लीडर न्युएन फू ट्रोंग इज नो मोर। वियतनाम की कैपिटल इज हनोई एंड वियतनामीज डोंग इज द करेंसी। Then there is an important appointment that we need to pay attention to because PM Modi has also congratulated Ursula von der Leyen. नाम क्या है जी व्यक्ति का? जो महिला आपको दिख रही हैं यहाँ पे, लेडी दिख रही हैं, उर्सुला वॉन डर लेयन, एंड शी हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। ठीक है, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है? उर्सुला वॉन डर लेयन को किया गया है, एंड सेकंड टर्म होगी ये इनकी एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, एंड शी इज द फर्स्ट वन टू बी पिक्ड ट्वाइस बाय द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है उन्होंने पिक किया है दूसरी बार और ऐसी पहली ये व्यक्ति बनी है। देन आते हैं कुछ अवार्ड इंटरनेशनल डोमेन के। सो नोबेल लॉरिएट रिगोबेर्ता मेंचुतुम जी को मिला है प्रेस्टिजियस गांधी मंडेला अवार्ड 2020। ठीक है, 2020 का अवार्ड है जो अब दिया गया है। सो नोबेल लॉरिएट रिगोबेर्ता मेंचुतुम, नोबेल प्राइज मिल चुका है इनको और पीस के क्षेत्र में इनको प्राइज मिला था 1992 में, और अब इनको गांधी मंडेला अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। गांधी मंडेला अवार्ड क्यों दिया जाता है? देखो, गांधी जी भी कहीं ना कहीं समाज उत्थान में लगे रहते थे, मंडेला जी ने भी यही काम किया है। तो अगर आपने उनकी वैल्यूज को प्रमोट किया है, कम्युनिटी सर्विस की है, सोशल डेवलपमेंट किया है, पीस और हार्मनी की टुवर्ड्स काम किया है, तो ये अवार्ड दिया जाता है। और नेल्सन मंडेला जी का 106th बर्थ एनिवर्सरी अभी गई थी। कब आती है मंडेला
एनिवर्सरी हमने देखा था नेल्सन मंडेला डे, कब आता है? 18 जुलाई। लिखो, चलो कमेंट सेक्शन में लिखो, आई शुड नॉट बी टेलिंग यू 17th है, 18th है, 19th, आप लिखो। सो नेल्सन मंडेला डे जो था तब ये अनाउंस किया गया, एंड इट वॉज नॉट अनाउंस, इट वॉज गिवन ऑन दैट डे। एंड ये जो दिस ईयर द अवार्ड इज गिवन टू, ये जो रिगोबेर्ता मेंचू है, ये ग्वाटेमालन ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ती रही हैं, काम करती रही, ग्वाटेमाला से रिलेटेड जो ह्यूमन राइट्स हैं। ओके, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1992 में, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास 1998 में भी दिया गया था। ओके, डू आई नीड टू आस्क यू समथिंग हियर? नो, चलो फिर हम आते हैं, नेक्स्ट न्यूज आ रही है, आइवरी कोस्ट या कोट डी आइवॉयर, कोट डी आइवॉयर भी कहते हैं और आइवरी कोस्ट भी कहते हैं, इसने ज्वाइन किया है यूएन वाटर कन्वेंशन और 10th अफ्रीकन नेशन बन गया है यूएन वाटर कन्वेंशन ज्वाइन करने वाला। यूएन वाटर कन्वेंशन किस पे काम करता है? बेसिकली जो शेयर्ड वाटर होते हैं ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, जैसे हम इंडिया की बात करें तो अगर 2 स्टेट किसी वाटर को शेयर कर रहे हैं, किसी वाटर बॉडी को, रिवर वगैरह को शेयर कर रहे हैं, इसी तरह से कंट्री लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अगर 2 देश वाटर शेयर कर रहे होते तो कैसे आप उस वाटर को प्रॉपर्ली यूज करो, कोऑपरेशन से, सस्टेनेबिलिटी से, उसके ऊपर काम करता है यूएन वाटर कन्वेंशन। और 10th अफ्रीकन नेशन जिसने उसे ज्वाइन किया है बन गया है आइवरी कोस्ट या कोट डी आइवॉयर, राइट। ये जो यूएन वाटर कन्वेंशन है, ऑफिशियली इसका नाम क्या है? इसका नाम है कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स। सो इंटरनेशनल लेक हैं, अगर 2 देशों के बीच आ रही हैं, ट्रांस बाउंड्री वाटर एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड ये काम करता है। इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था 1992 में हेलसिंकी के अंदर, लेकिन एनफोर्समेंट 1996 में आया। तो 53rd पार्टी ओवरऑल कौन से नंबर का देश बना है कोट डी आइवॉयर टू बी अ पार्ट ऑफ यूएन वाटर कन्वेंशन? 53rd नंबर का, और अफ्रीकन कंट्री 10th है। 1992 यूएन वाटर कन्वेंशन, बिकॉज 1992 में ये बना था, हालांकि इनफोर्स 96 में हुआ था। ठीक है जी। और अब जो इसकी अपकमिंग मीटिंग होगी, 10th सेशन होगा मीटिंग ऑफ पार्टीज का, वो लुब्लियाना स्लोवेनिया में अक्टूबर के अंदर प्लान्ड है। अब देखिएगा, ये जो कन्वेंशन है लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी अगर आप इसमें साइन करते हो, पार्टी बन जाते हो, तो आपको इसकी बातें माननी पड़ेंगी लीगली। प्रमोटिंग सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज, तो ट्रांस बाउंड्री जो भी वाटर जा रहा है उसको कैसे, उसके इम्पैक्ट को कंट्रोल रिड्यूस करें, रीजनेबल इक्विटेबल वे में मैनेज करें, इससे रिलेटेड ये है। ठीक है। और मार्च 2016 के अंदर जितने भी यूएन मेंबर स्टेट्स हैं ना, वो चाहें तो इसका मेंबर बन सकते हैं, ऐसा अनाउंसमेंट आ गया था। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। स्पोर्ट्स डोमेन पे चलते हैं। AIFF अवार्ड्स, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड्स 2024 अनाउंस किए गए हैं, और 2 लोग आपको दिख रहे हैं, 2 खिलाड़ी फुटबॉल के, जिनको टॉप मेल एंड फीमेल अवार्ड से सम्मानित किया जाना है। सो शांगते इज लिलियान ज्वाला चांगते बेस्ट मेल प्लेयर, एंड इंदुमती काथरेसन बेस्ट फीमेल प्लेयर। किसमें? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से फुटबॉल में इन दोनों को मेल और फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए फिर हम आते हैं बहुत बड़ा अचीवमेंट इंडियन टेनिस फील्ड के लिए। लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज, इन दोनों को इलेक्ट किया गया है टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए, और भारत से पहली बार किन्हीं टेनिस खिलाड़ियों को या टेनिस में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उनको टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चूज किया गया है। कौन 2 लोग हैं? लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज। सो चलिए देख लेते हैं। इंडियाज पेस एंड अमृतराज मेक्स हिस्ट्री ज्वाइनिंग टेनिस हॉल ऑफ फेम। ये दोनों फॉर्मर डबल्स वर्ल्ड नंबर, दोनों तो नहीं, लिएंडर पेस फॉर्मर डबल्स वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं, और जो अमृतराज हैं वो ब्रॉडकास्टर रह चुके हैं, एक्टर और प्लेयर भी रह चुके हैं, और फर्स्ट एशियन मैन, नॉट जस्ट इंडियन, रादर फर्स्ट एशियन मैन जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है, राइट। एंड इंडिया 28th नंबर का कंट्री बन गया है टेनिस हॉल ऑफ फेम में रिप्रेजेंट होने वाला, बिकॉज ऑफ लिएंडर पेस एंड अमृतराज। अब इनके थोड़े से रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। तो अमृतराज जी ने 1970 से लेकर 1993 तक टेनिस की दुनिया में खेला है और 15th ATP सिंगल टाइटल्स अपने नाम किए हैं। 18th हाईएस्ट इनकी रैंकिंग इन द वर्ल्ड गई है, और डेविस कप फाइनल्स जो हुए थे 1974 और 1987 उसमें इन्होंने इंडिया को फाइनल्स तक लेके गए थे वो। ठीक है। देन पेस की अगर हम लिएंडर पेस की बात करें तो 18 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप जीत चुके हैं मेंस डबल एंड मिक्स डबल के अंदर। ठीक है। एंड इन्होंने, ये अकेले टेनिस के खिलाड़ी भारत से बने थे जो कि समर ओलंपिक्स के अंदर मेडल लेके आए। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने 1996
ओलंपिक गेम्स जो एटलांटा में हुए थे उसमें जीता था। तो इन दोनों खिलाड़ियों का नाम आप ध्यान रखेंगे। सो ये थे अभी तक की जो हमें न्यूज़ डिस्कस करनी थी। हाँ जी, मैंने कुछ न्यूज़ सेव करके रखी है फॉर टुमारो, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी सारी न्यूज़ आज के लिए कंपाइलेशन आ चुका है। तो कल की न्यूज़ तो करेंगे ही, अभी जो कुछ न्यूज़ मैंने सेव की है वो भी हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो सेशन हुआ है उसके रिविजन की तरफ रुख करते हैं। आंसर करना शुरू कीजिएगा अगर आप लाइव चैट में हो। Padma awardee Kamala Pujari, who recently passed away, was known for her contribution in which field? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जानी जाती थी? कौन से क्षेत्र में योगदान था? ऑर्गेनिक फार्मिंग में, करेक्ट। व्हाट इज मॉइस्चर मीटर? नमी मीटर या मॉइस्चर मीटर क्या है, क्या पता लगाता है? सोचो सोचो, किसी भी चीज के अंदर कितना मॉइस्चर है, स्पेशली फूड ग्रेन्स वगैरह के अंदर। सो स्पेशलाइज्ड डिवाइस मॉइस्चर कंटेंट वेरियस सब्सटेंसेस में पता लगाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु सिक्योर्ड अ सेकेंड टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन? यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट के तौर पे सेकेंड टर्म के लिए कौन इलेक्ट होकर के आई हैं? उर्सुला वॉन डर लेन आई हैं, ठीक है। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 53rd पार्टी टू 1992 यूएन वाटर कन्वेंशन? 1992 यूएन वाटर कन्वेंशन में 53rd देश के तौर पे कौन से देश ने ज्वाइनिंग की है? कोट डी आइवोर या आइवरी कोस्ट, ओके। एंड देन दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हाट इज कॉमनली नोन एज ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ? ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कॉमनली किसे कहा जाता है? क्या ये वायरस है जो विंडोज के पीसी को अफेक्ट करता है? क्या ये विंडोज अपडेट फेलियर हो जाने पे आता है? क्या ये स्क्रीन डिस्प्ले है जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो जाते हैं? क्या ये हार्डवेयर से रिलेटेड मैल फंक्शन इंडिकेट करता है? ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आई रियली होप सब समझ में आ गया होगा। अब आप बाकी सेशन जो भी आएंगे वो अटेंड कीजिएगा। आई नो आपकी रिक्वेस्ट जो थी सीएम्स एंड गवर्नर्स याद करवाने की, बिल्कुल मेरी नज़र में है, ध्यान है, और बहुत जल्दी वो सेशन आ जाएगा। 6 मंथ के आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो मैम और सेशन लेकर के आइए, तो ठीक है, मैं 1-2 सेशन और प्लान करती हूँ लाने के लिए। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।